Hello student and welcome to the 75th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. जैसे कि आपको पता है कि हम सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट किए हुए हैं 2-3 लेक्चर से और फिनिश भी होने को है. थ्योरी हमने बहुत पहले ही कवर कर ली थी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कर रहे थे. आज हम लोग फ्रस्टम स्टार्ट करेंगे और फ्रस्टम के बाद जो लास्ट एक्सरसाइज बची है उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे. देखिए, फ्रस्टम करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रस्टम होता क्या है. सपोज़ करें कि ये कोन है, ठीक है, और इस कोन के अंदर हमने क्या किया कि सपोज़ करो कि ये जो है आपका एक कोन है, ठीक है, और इस कोन की हम हाइट ले लेते हैं. सपोज़ करो h यूनिट, स्मॉल h यूनिट, ठीक है, और रेडियस ले लेते हैं हम स्मॉल r यूनिट, ठीक है, ये रेडियस ले लिया. अब सपोज़ करो कि अगर हम इस फ्रस्टम को मिड नहीं, यानी किसी बीच में से हम इसको कट कर दें, यानी पैरेलल टू द बेस सर्कल, समझ रहे हैं, पैरेलल टू द बेस सर्कल अगर हम कट करते हैं इसको तो कुछ शेप कुछ बनेगा नीचे. उस शेप का सपोज करो कि हमने बेस से इसको कैपिटल H यूनिट पे कट किया, ठीक है, ये कैपिटल H है. तो ये जो हाइट आपके ऊपर बचेगी ये क्या बनेगी, ये स्मॉल h माइनस कैपिटल H बनेगी, स्मॉल h माइनस कैपिटल H. और इस रेडियस को हम सपोज कर लो बोल लेते हैं R2 और इसको नाम दे देते हैं R1. ये फ्रस्टम हो गया, है ना. अब ये जो शेप निकल के बाहर आएगा ना, यानी ऊपर वाले सरफेस को आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये जो शेप आपको कुछ दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है. फ्रस्टम का कुछ शेप जब आपको दिखेगा तो ये बकेट टाइप का दिखेगा, इन्वर्टेड बकेट. ये हमें डेरिवेशन करना है इसका. ये हमने बोला है R1, ये हमने बोला है R2 और ये हमने बोला है कैपिटल H. इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सब कुछ निकालना है हमें. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे नोटिस करो, ये ट्रायंगल ABC ले लेते हैं और ये ट्रायंगल D और E. तो आप नोटिस करें कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE होगा. क्यों? क्योंकि ए सिमिलरिटी से हो जाएगा. वाई? इसमें आप नोटिस करें कि एक एंगल तो कॉमन आ रहा है. कौन सा? एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल BAC, और एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है. कौन सा? एंगल ADE, ठीक है, एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ABC. ये 90 डिग्री आ रहा है और ये कॉमन हो रहा है. तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. तो इसके साइड्स के रेशोज़ भी लिख देते हैं हम. तो वो कितना आ जाएगा, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE. ये अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके रेशोज़ बराबर होंगे, ठीक है. AB कितना है? AB है स्मॉल h. AD कितना है? स्मॉल h माइनस कैपिटल H. BC कितना है? R1. और DE कितना है? R2, ठीक है. AC अपॉन A की हमें भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये R2 टाइम्स स्मॉल h इज इक्वल्स टू R1H माइनस R1 कैपिटल H आ जाएगा. तो स्मॉल h की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं. स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 टाइम्स कैपिटल H अपॉन R1 माइनस R2. रीअरेंज करेंगे ना तो ये आ जाएगी वैल्यू. अब आप नोटिस करें कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, है ना. ये जो बिगर कोन है पूरा कंप्लीट, इसमें से स्मॉलर कोन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि बेस रेडियस R1 है और टोटल हाइट स्मॉल h है. और बिगर कोन, स्मॉलर कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? R2 बेस रेडियस हो गया और हाइट स्मॉल h माइनस कैपिटल H हो गई है. तो ये बोल देंगे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू स्मॉल h माइनस कैपिटल H, ठीक है. तो 1/3 पाई तो हमने कॉमन ले लिया.
अंदर बच जाएगा R1 का स्क्वायर, और स्मॉल h की वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी, स्मॉल h की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो कितनी आ जाएगी R1 कैपिटल H अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी h माइनस h के अंदर हमने ये स्मॉल h की वैल्यू डाली, कितनी आ जाएगी स्मॉल h R1 कैपिटल H अपॉन R1 माइनस R2। इसको आप रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा R1 का क्यूब कैपिटल H अपॉन R1 माइनस R2, माइनस यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो R1H और माइनस HR1, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो ये आ जाएगा R2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा R1H माइनस R2H माइनस R1 कैपिटल H। एक सेकेंड, हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमने स्मॉल h की वैल्यू तो डाली ही नहीं, कैपिटल H की वैल्यू गलत डाल दी है। स्मॉल h की वैल्यू कितनी आएगी R1 कैपिटल H अपॉन R1 माइनस R2 माइनस कैपिटल H, तो यहाँ से आ जाएगा R1H माइनस R1 कैपिटल H माइनस माइनस प्लस R2 कैपिटल H अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये R1H और R1H कैंसिल, तो R2H बचेगा, तो यहाँ से बन जाएगा R2 का क्यूब कैपिटल H अपॉन R1 माइनस R2। तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई R1 का क्यूब कैपिटल H अपॉन R1 माइनस R2 और R2 का क्यूब कैपिटल H अपॉन R1 माइनस R2। तो कैपिटल H और R1 माइनस R2 कॉमन निकल गया, तो ये 1/3 पाई और कैपिटल H अपॉन R1 माइनस R2 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर ब्रैकेट में बचेगा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। इसमें ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, तो हमने लगाई a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये R1 माइनस R2 कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2 इंटू कैपिटल H। ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हो जाएगा। फ्रस्टम किस शेप का दिखेगा, इस शेप का। ठीक है, जिसमें से बेस रेडियस एक स्मॉल R1 हो गया, एक R2 हो गया और ये कैपिटल H हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो गया। तो इसके क्वेश्चंस आपको करने होंगे, वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस तो ऐसे इजीली हो जाएंगे। और अगर हम सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस देखें, यानी जब हम सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, तो वो बहुत आसान हो जाएंगे। सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे, उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस में आपको वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। एक तो होता है CSA ऑफ फ्रस्टम, वो होता है पाई, यहाँ पे आपको पाई लेना पड़ेगा, और पाई RL होता है ना कोन का, तो R1 प्लस R2 रेडियस हो जाएगा, और ये L ये स्लैंट हाइट हो जाएगी। और इस स्लैंट हाइट को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप नोटिस करें कि ये 90 डिग्री है, ये कि तो कैपिटल H ही रहेगा, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो ये L में अब वापस से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो L कितना आ जाएगा, L स्क्वायर इज़ नथिंग बट कैपिटल H स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। और TSA जो होगा उसमें CSA तो आएगा ही आएगा, प्लस 2 बॉटम सर्कल और अपर सर्कल का भी एरिया आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले आपको फ्रस्टम के याद रखने हैं। अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो एक बार पॉज करके रिवाइंड करें, आपको डेरिवेशन ईजी लगेगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम फ्रस्टम के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। और क्वेश्चंस वैसे ही हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस ऑफ फॉर्मूला है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ए ड्रिंकिंग ग्लास इज़ इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन हाइट 14 सेंटीमीटर, द डाया ऑफ 2 4 एंड कैपेसिटी निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए 1/3 पाई H, हाइट 14 है, डाया दे रखा है 4, तो रेडियस होएगा 2 और 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्लैंट हाइट कह रहा है। ठीक है, इस बार स्लैंट हाइट दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में, तो स्लैंट हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर एंड्स यानी 2 पाई R1 एंड 2 पाई R2 दे रखा है।
तो 2πr1 दे रखा है 18, तो यहाँ से r1 निकल जाएगा 18/2π, और 2πr2 दे रखा है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r2 निकल जाएगा 6/2π। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरफेस एरिया निकालना है, तो सी एस ए निकाल लेते हैं। सी एस ए कितना आ जाएगा, पाई r1 + r2 टाइम्स एल, तो पाई 18/2π + 6/2π, और एल आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 4, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 24/2π इंटू 4, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रस्टम का सी एस ए आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एज द कैप यूज बाय द टर्क्स। अच्छा, टर्क्स जो कैप पहनते हैं तो वो फ्रस्टम शेप की होती है, ऐसी दिख रही है ये, ठीक है। इट्स रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज़ 10 सेंटीमीटर एंड द अपर बेस इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। द स्लैंट हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ मटेरियल निकालना है, तो सिंपल है क्वेश्चन, पाई कितना एरिया लगेगा। लेकिन आप नोटिस करें कि इसके अंदर ये एरिया तो कवर्ड है, यहाँ पे तो मटेरियल तो लगेगा, लेकिन नीचे वाला ओपन तो एरिया ओपन रहेगा ना। ये जो 10 सेंटीमीटर वाला बेस रहेगी ये ओपन रहेगा, तभी तो हेड पे बैठेगा। तो यहाँ पे पाई r1 + r2 टाइम्स एल, ये तो आएगा ही, सी एस ए आएगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाला टॉप वाला सर्कल का रेडियस का एरिया आएगा, पाई r1 का स्क्वायर या पाई r2 का स्क्वायर अपने फिगर के हिसाब से। तो पाई r1 + r2 कितना हो जाएगा, 10 + 4, स्लैंट हाइट कितनी 15, और ये हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, डेट इज़ पाई का इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसका भी सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंटेनर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और जो बचा हुआ है उसको मिटा देते हैं, तो इजी है। अभी कुछ डाउट्स अगर रह रहे हैं चैप्टर्स के अंदर तो आप फिनिश बता दिएगा। ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है हमारा, अब हम सिर्फ कंस्ट्रक्शंस हमारा बचता है, तो वो भी हम ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, एक कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप मेड अप ऑफ इट मेटल शीट। एक कंटेनर है जो टॉप से तो ऊपर से ओपन है और नीचे से बॉटम से क्लोज है, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। लोअर रेडियस है 8 सेंटीमीटर और अपर रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर, ठीक है। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट हम 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, यही होता है वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म। इतना वॉल्यूम का मिल्क आ जाएगा, लेकिन 1 मीटर क्यूब की 1 लीटर की रेट कितनी है 20 लीटर। अभी तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है, ठीक है ना। अब आपके लिए कोई एक लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, और या फिर आप ये समझ लें कि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो 1000 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। तो 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे 10⁻³ लीटर। तो इसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है कि 1 लीटर की कॉस्ट 20 रुपये है, तो इतने लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट टू मेक द कंटेनर। तो कॉस्ट निकालने के लिए तो पहले तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया में ऊपर वाले का सरफेस एरिया नहीं निकालना है, सिर्फ कर्व सरफेस और नीचे वाले बॉटम सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए तो एक तो हो जाएगा पाई r1 + r2 टाइम्स एल और प्लस पाई r1 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं पाई r1 + r2 जाएगा 8 + 20। एल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हमने पैरेलल बनाया, ये 90 डिग्री लिया, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी 20, ये रेडियस कितना हो जाएगा 20 - 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 12।
तो ये हमें 16 दे रखा है, तो स्लैंट हाइट L निकल जाएगी। L कितना आ जाएगा, L स्क्वायर इज टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है ना, 12 तो आ गया आपका बेस, और हाइट कितनी हो गई है 16, तो 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ये 144 प्लस 256 होगा, राइट, दैट इज़ 400। तो यहाँ से L की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो बस वैल्यूज पुट करनी है आपको, पाई हो जाएगा ये, और R1 प्लस R2 डेट इज़ 20 प्लस 8 हो जाएगा। तो पाई हो जाएगा 20 प्लस 8, और L1 है आपका 20, और ये हो जाएगा पाई 8 का स्क्वायर। इतना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी कॉस्ट चाहिए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपीज़ लग रहा है। कितने कॉस्ट के लिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है, 8 रुपीज़ लग रहा है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 8/100। तो 8/100, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना लगेगा, इसको 8/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, इतना रुपीज़ लगेगा। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन हो गया। 4th क्वेश्चन समझ में आने के बाद हम 5th क्वेश्चन पे कहते हैं। 4th और 5th दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5th क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। 5th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। तो ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है जो 20 सेंटीमीटर हाई है, जिसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री देगा। वर्टिकल एंगल यानी वर्टेक्स एंगल, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वर्टिकल एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री दे रखा है, और कोन का क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। कोन की हाइट कितनी थी, कोन की हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो ये कोन की हाइट हम 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है ये वर्टिकल एंगल है 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कट इनटू द मिडल, 20 सेंटीमीटर के मिडल से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ऐसा करते हैं, मिडल से इसकी लेंथ को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने मिडल से इसको कट किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक सर्कल बना लिया, तो नीचे एक फ्रस्टम बन जाएगा। ठीक है, इसको R1 बोला और इसको R2 बोला। ये 90 डिग्री, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। क्या 10 सेंटीमीटर, इतनी हाइट 10 सेंटीमीटर, और ऊपर वाली हाइट भी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो फ्रस्टम नीचे वाला मिला है ना, ये द फ्रस्टम ऑफ 10 इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। यानी इस फ्रस्टम को मेल्ट करके डायमीटर बनाया गया, सॉरी एक वायर बनाया गया है, यानी सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है जिसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो पहले तो हम ये देखना पड़ेगा कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा। तो अगेन ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो अगर आप ट्रायंगल ABC देखो और ट्रायंगल ADE देखो, तो हमें R2 और R1 दोनों मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि वर्टिकल एंगल अगर पूरा 60 डिग्री है, तो ये ईच एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम tan 30 देखें, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC के अंदर, तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, और 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड बेस, तो BC अपॉन AB आएगा। BC आपका R1 है, AB आपका tan है, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से आपकी R1 की वैल्यू निकलेगी 10/√3, 10/√3। ठीक है, और इसी तरह ट्रायंगल ADE देखेंगे, तो अगेन tan 30 डिग्री, और 30 डिग्री की अपोजिट साइड ये हो जाएगी DE हो जाएगी, DE, और 30 डिग्री की एडजेसेंट साइड्स का ट्रायंगल AD के अंदर AD हो जाएगी, ये AD। तो इसको हमने बोला R2, AD हमें पता है 20 है, तो tan 30 डिग्री अगेन वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी 20/√3। R1 R2 आ गया है, फ्रस्टम की हाइट हमें पता ही है, डेट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमें पता चल जाएगा 1/3 पाई इंटू H इंटू R1 का स्क्वायर डेट इज़ 100/3 प्लस R2 का स्क्वायर डेट इज़ 400/3। ठीक है, और प्लस R1 R2 कितना हो जाएगा, 200/3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200/3। तो ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमें निकल गया 1/3 पाई 10 इंटू 600 और 700/3। आप सॉरी, इस फ्रस्टम को हमें किस में कन्वर्ट किया है, वायर में, जिसका डाया 1/16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, डाया कितना है 1/16, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 1/32, है ना। अगर डायामीटर 16 है
तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/16 है। सॉरी, एक मिनट पानी पीने देते हैं। ठीक है, डायमीटर अगर 1/16 है तो 1/16 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1/16/2 दैट इज़ 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना बचेगा, इसकी लेंथ अपने को निकालनी है, सपोज L मान लेते हैं, तो डेट इज़ पाई 1/32 का स्क्वायर इनटू लेंथ। ये दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम को ही कन्वर्ट किया गया है, तो बस इसको बराबर कर दो। डेट इज़ 1/3 पाई 10 × 700/3 इज इक्वल्स टू पाई 1/32 × 1/32 × L। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 32 को उधर लेके जाइएगा तो डेसिमल में ही आंसर आएगा। ठीक है, 7000 × 32 × 32/9 मीटर में आ रहा होगा, मीटर्स में निकलेगा। ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ, और क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होते ही हमारे चैप्टर भी फिनिश हुआ। तो इस चैप्टर में अब और कुछ है नहीं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमने देख ही लिया है, और CSA और TSA का डेरिवेशन एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन अगर निकालना चाहो ना CSA और TSA का, तो डेरिवेशन भी बहुत आसान है इसका। ये जो डेरिवेशन है ये बहुत आसान है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, वही तरीका है जो अभी हमने आपको बताया है कि टोटल कोन के वॉल्यूम में से छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस किया था तो वॉल्यूम निकला था। इसी तरह टोटल CSA ऑफ कोन में से CSA ऑफ स्मॉलर कोन माइनस कर दोगे तो आपका CSA ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। फिर भी आएगा नहीं एग्जाम में, वॉल्यूम का डेरिवेशन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो एक मैंने वॉल्यूम का वो डेरिवेशन आपको कंप्लीट करके दिखा दिया है। वैसे भी फ्रस्टम आपके सिलेबस से इस बार हट गया है। ठीक है, वॉल्यूम आई थिंक हटका है, CSA हटा है, वो देखना पड़ेगा, लेकिन फ्रस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार के करिकुलम के अंदर। लेकिन फिर भी करना तो है स्टूडेंट्स, जब तक अभी तक फाइनल गाइडलाइंस नहीं आ जाती है ना, एग्ज़ाम कब है, डेट्स कब हैं, क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं अभी हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं। जैसे कि हर साल पढ़ते हैं वही हम अभी पढ़ रहे हैं। एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम फिर आप वापस से एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो बिल्कुल छोड़ देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखो, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस बार, है ना। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग होपफुली। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। विद दिस नोट मैं ये चैप्टर फिनिश करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कोई भी डाउट्स हों, क्वेरीज़ हो, कोई तरह का क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो फ्रस्टम का, या फिर सिलेंडर, स्फीयर, कोन, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो, तो कांटेक्ट मी देयर। मैं आपकी लाइव क्लास शेड्यूल करा के या पर्सनल जूम सेशन के थ्रू वो डाउट क्लियर कर लीजिए, या फिर आप लाइव क्लास जो हमारी शेड्यूल होती है उस पर आप डाउट क्लियर कर लीजिए। व्हाट्सअप और कॉलिंग तो हमेशा आपके लिए ओपन ही है। ठीक है, तो आज हम जल्दी क्लास फिनिश करते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर, बाय।